बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक 200 न्यूटन की फोर्स है जो एक गाड़ी पे, हाथ गाड़ी कह लें, जो हाथ से धकेली जाती है, लग रही है और उसका जाविया 30 है। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट मालूम करें। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई फोर्स हम लगा रहे हैं उस गाड़ी के ऊपर, ठीक है, ये कोई कार्ट। तो अब ये फोर्स, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा एफ वाई, और एक हॉरिजॉन्टल जो होगा एफ एक्स। तो ये हमने मालूम करने हैं। तो गिवन डाटा जो हमें गिवन है, फोर्स 200 न्यूटन है, एंगल है 30 डिग्री। फाइंड आउट जो हमने निकालना, मतलब एफ एक्स निकालना और एफ वाई। फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एक्स कंपोनेंट निकालने का, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वाई कंपोनेंट निकालने का फॉर्म। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ था हमारे पास 200 न्यूटन और कोस थीटा था 30, तो हम सबसे पहले लेंगे कोस 30 कैलकुलेटर पे। कोस 30 लिया तो हमारे पास आ गया 0.8660। तो 200 मल्टीप्लाई 0.8660, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, यानी 0.8660, तो आया 173.2 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब वाई कंपोनेंट निकालते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, उसका फॉर्मूला। एफ था 200 मल्टीप्लाई साइन थीटा था 30, तो साइन 30 निकालते हैं सबसे पहले। तो साइन 30 हमारे पास आया 0.5, तो 200 मल्टीप्लाई 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, तो एफ वाई आया 100 न्यूटन। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन, एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। A force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in given figure। ये उसने हमें दिखाया है, ये नॉब है उसकी, इधर हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, और कितनी लगा रहे हैं 300 न्यूटन। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हाइंग, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। अगर वो जो नॉब है, हैंडल है जो दरवाजे का, वो हमारे पास 1.2 मीटर दूर है कब्जे से, ठीक है, दरवाजे के कब्जे से वो 1.2 मीटर दूर है। तो टॉर्क मालूम करें, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, और साथ ये भी बताना है कि टॉर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो डाटा लिखते हैं अपना। फोर्स 300 न्यूटन एफ, और जो उसका रेडियस था, यानी कब्जे से हाइंग से लेके नॉब तक का फासला, ये रेडियस ही होगा ना, एल कह लें या आर कह लें, एक ही बात है, तो वो था 1.2 मीटर। टॉर्क निकालना और बताना है टॉर्क पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो टॉर्क का फॉर्मूला एफ मल्टीप्लाई बाय एल। सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्यूशन का आप स्टेप दे दीजिएगा। सॉल्यूशन, टॉर्क एफ था 300 और एल था 1.2, तो 300 को जब 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 न्यूटन मीटर। अब मेन बात ये बतानी, टॉर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जब हम दरवाजे को ओपन करेंगे, लेट्स सपोज ये दरवाजा है, फॉर एग्जांपल ये दरवाजा है, अब इस नॉब से हमने ओपन करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे ही है ना। लेट्स सपोज ये बुक हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं ये डोर है, ये उसका नॉब है, ये हाइंगे, ये हैंडल है, और ये उसके कब्जे। अब इस दरवाजे पे हम फोर्स लगा रहे हैं और दरवाजे को ओपन कर रहे हैं, तो ये दरवाजा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, यानी लेट्स 12, 11, 10, 9, 8 एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो एज डोर रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, सो टॉर्क इज पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा था, जब कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो टॉर्क पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज होगी तो वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रहा है, लिहाजा टॉर्क मुस्बत होगा। तो रिजल्ट आ गया टॉर्क 360 न्यूटन मीटर, और टॉर्क इज पॉजिटिव, ये रिक्वायर्ड आंसर। 4.3 न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। Two weights are hanging from a meter roll at the position as shown in given figure। एक मीटर रोल पर नीचे शक्ल में जाहिर किए गए निकात पर दो औजान लटकाए गए वजन की जमा। If the meter roll is balanced at the center of gravity, find the unknown weight। अगर मीटर रोल बैलेंस है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो हमने ये जो वजन लटकाए हैं ना, इनमें से एक अननोन है एक नोन है, वो निकालना है जो अननोन है। तो ये डायग्राम बुक से भी देख लेते हैं, ये हम उसने दी थी
ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक वेट ये जो अननोन और एक वेट ये जो 4 न्यूटन। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नाउन वेट का फासला 30 सेंटीमीटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अननोन वेट का फासला 40 सेंटीमीटर। तो ये डाटा उसने हमें पिक्चर में दिया, तो उधर से हम डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा, एक वेट 4 न्यूटन, तो W1 हमने कह दिया। अब W1 का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर, तो उसे R1 या L1 कह देंगे। तो हमने R1 कहा 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मीटर में जाना है, तो 30 को 100 पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अननोन वेट का जो फासला है वो 40 सेंटीमीटर है। 40 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अननोन वेट W मालूम करना है। तो फॉर्मूला इधर लगेगा W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई R2। W2 की जगह हमने W रखा तो W मल्टीप्लाई R2। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये बहुत जरूरी बात है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से। तो सॉल्यूशन में एज मीटर रोल इज बैलेंस एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्योंकि उसने हमें न्यूमेरिकल में कहा था ना कि मीटर रोल बैलेंस है, तो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक टॉर्क 1 और टॉर्क 2 बराबर होंगे। लेट्स सपोज ये एक चीज है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर रखी, तो इधर जो वेट लटकाएंगे वो बैलेंस आएंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो टॉर्क है वो भी बराबर आएगा। और अगर रोटेशन हो तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में आ जाएगा। तो हम टॉर्क 1 को टॉर्क 2 के रखेंगे बराबर, यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई L या R। तो F1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई R2। इधर हमने F को कह दिया W, तो ये W1 मल्टीप्लाई R1 W मल्टीप्लाई R2, ठीक है। F2 लिख लो या F लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि उसने बुक में हमें W कह दिया ना, तो इसलिए हम W2 नहीं रख रहे। तो W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई R2। हमने ये W निकालना ना अननोन वेट, ये R2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। तो W बराबर आ गया W1 मल्टीप्लाई R1 ओवर R2। W1 4 गिवन डाटा था, R1 0.3 ओवर 0.4। अब 4 को जब 0.3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वो आएगा हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाय 0.4। इसे डिवाइड कर देंगे 0.4 के साथ, तो आया 3। तो वेट अननोन जो था वो आया हमारे पास 3 न्यूटन। रिजल्ट आ गया W इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 4.4 न्यूमेरिकल, अ सीसा इज बैलेंस्ड विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड। एक सीसा है, उसके सिरों के नजदीक दो बच्चे बैठे हैं और सीसा मुतवाज़न है। चाइल्ड ए, एक बच्चे को हमने कह दिया चाइल्ड ए, वे 30 किलोग्राम एंड सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम दी पिवट। बच्चे ए का मास 30 किलोग्राम है और वो महवर यानी उसका जो शीशे का सेंटर पॉइंट था उससे 2 मीटर के फासले पर बैठा है। वाइल चाइल्ड बी वे 40 किलोग्राम एंड सिट 1.5 मीटर फ्रॉम दी पिवट। और जबकि बच्चे बी का मैस 40 किलोग्राम और वो महवर से सेंटर से 1.5 मीटर के फासले पर बैठे हैं। Calculate the total movement on each side and determine if the सीसा is in equilibrium। दोनों तरफ मूवमेंट मालूम करें और ये भी मालूम करें कि आया सीसा मुतवाजन है कि नहीं। तो डाटा लिखते हैं जो गिवन है। जो चाइल्ड है उसको जो वेट है यानी मैस उसे हमने कह दिया m पर, वो 30 किलोग्राम और उसका जो पिवट यानी सीसा का जो सेंटर पॉइंट है उससे जो फासला वो 2 मीटर है, तो R1 आ गया 2 मीटर। जो चाइल्ड B है उसका जो मैस उसे हमने कह दिया 40 किलोग्राम M2 और उसका जो पिवट से फासला है वो R2 1.5 मीटर। अब देखें वो ऊपर यानी सीसा जब वो मूव करेगा तो एक चिल्ड्रन ऊपर जाएगा, एक बच्चा, और एक नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा, तो ग्रेविटी का भी असर होगा। तो हमने G की वैल्यू भी लिख ली हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, यानी टॉर्क 1 यानी जो चाइल्ड है उस पे कितना टॉर्क है, चाइल्ड बी पे कितना टॉर्क है, और तीसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है कि जो सीसा है वो इन इक्विलिब्रियम है कि नहीं, मतवाजन है कि नहीं। फॉर्मूला टॉर्क का F मल्टीप्लाई R या F मल्टीप्लाई L। R और L एक ही, R भी डिस्टेंस और L भी डिस्टेंस। सॉल्व करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R, लेकिन इधर हमें सिर्फ मैस गिवन है, फोर्स नहीं गिवन।
तो एफ डब्ल्यू के बराबर होता है वेट के, डाउनवर्ड फोर्स इज वेट, तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई आर, और डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के, तो टॉर्क आ गया एम जी आर। फॉर चाइल्ड ए बच्चे के लिए टॉर्क ए इज इक्वल टू एम वन जी आर वन, एम वन था 30, जी 10, आर वन था 2। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 तो ये आएगा 600 न्यूटन मीटर। फॉर चाइल्ड बी बच्चे के लिए तो टॉर्क बी इज इक्वल टू एम टू जी आर टू, एम टू यानी जो मैथ था चाइल्ड बी का वो था 40, जी 10, आर टू 1.5। इन्हें करते हैं मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, ये हमारे पास आया 600 न्यूटन मीटर। टार्क बी भी 600 न्यूटन मीटर आ गया। एज टार्क ए और टार्क बी बराबर आ गया ना, तो शीशा क्या होगा इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों तरफ टार्क क्या है बराबर, तो ना वो शीशा ऊपर होगा ना नीचे, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इधर से हमारा रिजल्ट आ गया, टॉर्क ए इज इक्वल टू टॉर्क बी जो 600 न्यूटन मीटर, और शीशा इज इन इक्विलिब्रियम, शीशा मतवाजन है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 4.5 numerical, a crowbar is used to lift a box as shown in given figure। एक क्रो बार किसी बॉक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कोई डिवाइस होगी, कोई आला होगा जिसकी मदद से हम किसी वेट को उठाते हैं। ये उसने पिक्चर भी बुक पे भी बनाई है। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, अगर 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है एंड ऑफ बार पे, ठीक है, जहां से हमने उसे मूव करना है, उठाना है ऊपर को, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बेयर, तो दूसरी तरफ वो कितना वेट बर्दाश्त कर सकता है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज अ नेग्लिजिबल वेट, और ये जो डिवाइस है ना क्रो बार, इसका जो वजन है वो ना होने के बराबर है। एक क्रो बार किसी बॉक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, अगर इसके सिरे पर नीचे की तरफ 250 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए तो दूसरा सिरा कितना वजन उठा सकता है, क्रो बार का अपना वजन ना होने के बराबर है। तो जो डाटा है हमारे पास गिवन, तो F1 जो फोर्स हम लगा रहे हैं 250 न्यूटन, अब जहां पे फोर्स लगा रहे हैं और जहां तक लगनी है, यानी ये देखें ना बुक से अगर हम देखें यहाँ तक, ये जो फासला है वो 30 सेंटीमीटर का है, जहां पे वो क्रो बार जमीन के साथ टच कर रहा है, उसका जो पिवट कह लें वो है 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में करेंगे तो 30 को 100 पे करेंगे डिवाइड, तो 0.3 मीटर। अब वहां से फिर जो आगे उसका वो एरिया है जो जमीन से फिर ऊपर उठ रहा है, उस जहां पे वो जमीन पे लग रहा है और जहां से वो जमीन से ऊपर उठ रहा है, जहां तक वो है उसका एंड पॉइंट, वो जो फासला वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 5 को भी 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05, ये आ गया 8। अब हमने क्या निकालना है फोर्स 2, कि ये कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है, ये कितनी फोर्स का दे सकता है, डिलीवर कर सकता है आगे। तो फॉर्मूला टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, यानी F मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई R2, ये लगेगा। ये आया कहाँ से, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के मुताबिक। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के असूल के मुताबिक टॉर्क 1 और टॉर्क 2 क्या होंगे बराबर, जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी वो आगे लगाएगा, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से चेंज हो जाएगी। तो टॉर्क 1 F1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई R2। अब हमने निकालना है F2, R2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, F1 मल्टीप्लाई R1 ओवर R2 इज इक्वल टू F2। अब F2 निकालना है, F1 था 250, R1 था 0.3 और R2 0.05। तो 250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ, तो 250 मल्टीप्लाई 0.3 तो है 75 डिवाइडेड बाय 0.05, तो 75 को डिवाइड कर देंगे 0.05 के साथ, तो आया 1500 न्यूटन F2, यानी वो 1500 न्यूटन की फोर्स बर्दाश्त कर सकेगा, या 1500 न्यूटन वाला जिस्म वो उठा सकेगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर 1500 न्यूटन। 4.6 numerical, a 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car। एक 30 सेंटीमीटर लंबा रेंच है जो कार का नट ओपन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर, अगर इस लेंथ के लिए जो टॉर्क है वो 150 न्यूटन मीटर हो, हाउ मच फोर्स F शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर, तो हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं उस रेंच के ऊपर, ये वो कह रहा है गिवन इन फिगर। तो ये रेंच जो नट खोल है ये फोर्स है, क्योंकि रेंच की मदद से हम नट खोल रहे होंगे ना, तो ये फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, अगर वो टार्क 150 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो उर्दू में भी ये लिखा हमने
तो गिवन डाटा लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसे मीटर में करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 100 तो वो आया 0.3 मीटर। टॉर्क 150 न्यूटन मीटर है। फाइंड आउट हमने करना है फोर्स। फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। सोल्यूशन टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। एफ निकालना है, एल इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो एफ आ गया टॉर्क 150 ओवर एल 0.3। तो 150 को 0.3 पे क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो 150 डिवाइडेड बाय 0.3 तो ये हमारे पास आया 500 न्यूटन। तो फोर्स आ गई 500 न्यूटन, ये हमारा रिजल्ट। F is equal to 500 Newton required answer. 4.7 numerical. A 5 Newton ball hanging from a rope is pulled to the right by a horizontal force F. एक बॉल है जो हमने रस्सी के साथ लगाई है बिल्कुल सीधी, और उसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है बॉल का। अब हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लग रही है, उसकी फोर्स उस बॉल के ऊपर जो उसे पुल कर रही है, यानी धकेल रही है दाईं तरफ राइट साइड पे। द रॉप मेक एन एंगल 60 विद द सीलिंग। अब जब उस पे फोर्स लगाई और बॉल राइट साइड पे चलेगी, तो जो बॉल की रस्सी थी और जो छत जिसके साथ ये लटकी थी, उन दोनों का आपस में जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है एज शोन। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी इन द स्प्रिंग। अब टेंशन और फोर्स निकालनी है। ये फोर्स लग रही है ना हमारे पास, ये फोर्स, और ये जो अपवर्ड फोर्स होगी जो रस्सी जिसके साथ ये बॉल अटैच है उसकी जो फोर्स है जो अपवर्ड है वो टेंशन है, ये हमने निकालना है। तो गिवन क्या है, वेट है 5 न्यूटन उस बॉल का, एंगल जो वो बना रही जब फोर्स लगी वो 60 डिग्री है। मालूम हमने क्या करना है, फोर्स और टेंशन। अब इधर जो फॉर्मूला लगेगा ना वो इसके हैं कंपोनेंट। फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, अब जो उसने हमें पिक्चर दी थी वो कुछ इस तरह थी कि ये बॉल है, ठीक है, और ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और ये इसका टेंशन है। अगर हम इस टेंशन को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें तो ये हमारे पास बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी वाई, ठीक है, जो कि वेट ऑफ बॉल के बराबर है, और ये इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट टी एक्स। तो ये वहां से आया है। अब ये फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही थी ना, तो हम फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टी के साथ, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे एफ एक्स हॉरिजॉन्टल, एफ एक्स जो है वो एफ के बराबर होगा, और जो एफ वाई है यानी टी वाई जो इसका कंपोनेंट है वो वेट के बराबर होगा, और जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, वो है टी टेंशन के बराबर खाली। तो एफ बराबर आ गया टी कोस थीटा और डब्ल्यू बराबर आ गया टी साइन थीटा। बेसिकली ये ऐसे बनेगा कि टी एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो उसने हमें दिया था, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था वो फोर्स के बराबर था, तो टी एक्स जो था वो एफ था, ठीक है, और जो डाउनवर्ड लग रही थी वो वेट थी, और जो अपवर्ड था वो टेंशन। तो ये जो फोर्स थी ये टी बन गया, तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा आ गया। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट था टी वाई और डब्ल्यू बराबर थे, तो डब्ल्यू बराबर आ गया टी साइन थीटा के। ये जो फोर्स ही है, ठीक है, लेकिन जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो वेट के ऊपर, यानी अपवर्ड फोर्स टेंशन है। तो ये वहां से फॉर्मूला बना है F इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, W इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 W इज इक्वल टू टी साइन थीटा, W था 5, T हमें नहीं पता, साइन 60, क्योंकि एंगल उसने 60 दिया था ना, तो साइन 60 आ गया। तो हम निकालेंगे साइन 60, तो वो हमारे पास आया 0.8660। तो 5 इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई 0.8660, ये मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, तो 5 डिवाइड बाय 0.8660, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो है 5.77 टेंशन, यानी अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा है वो 5.77 न्यूटन। अब इसकी हॉरिजॉन्टल, ये तो आ गया ना अपवर्ड कंपोनेंट, यानी अपवर्ड जो फोर्स लगा रहा था टी। अब हॉरिजॉन्टल जो एफ लगा रहा था वो निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। टी था 5.77, वो पुट कर दिया, तो एफ इज इक्वल टू 5.77 मल्टीप्लाई कॉस 60,
अब cos 60 जो हमारे पास है वो होता है 0.5 के बराबर। तो 5.77 मल्टीप्लाई 0.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5.77 के साथ, तो ये आ गया 2.8। जो हॉरिजॉन्टल उस पर फोर्स लग रही है वो 2.8 है, और जो वर्टिकल वो लगा रहा है विद एंगल 60 डिग्री वो है 5.7 न्यूटन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर F इज इक्वल टू 2.8 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल लग रही है, और टेंशन 5.7 न्यूटन। 4.8 numerical. A signboard is suspended by means of two steel wire as shown in figure. एक साइन बोर्ड है और उसे हमने स्टील की वायर के साथ लटकाया हुआ है। इफ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, अगर उस बोर्ड का वेट है 200 न्यूटन, व्हाट इज टेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये जो रस्सियों के साथ हमने लटकाया इनमें टेंशन कितनी होगी। तो डाटा है वेट ऑफ बोर्ड 200 न्यूटन, जो दो रस्सियां हैं, एक को T1 कह दिया उसकी टेंशन को और दूसरी को T2। फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि कोई चीज बैलेंस ही तब होती है जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। तो हमारे पास दो टेंशन है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। अब अगर हम डायग्राम में देखें तो जो T है यानी जो रस्सी है दोनों का फासला सेंटर से बराबर है 2 मीटर 2 मीटर। तो इसका मतलब दोनों पे टेंशन लगेगी इक्वली, क्योंकि उनका सेंटर से फासला बराबर है। सेंटर से फासला बराबर ना होता तो टेंशन हो जानी थी चेंज, एक पे ज्यादा हो जानी थी एक पे कम हो जानी थी। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। ये जो ऊपर मैंने लिखा ना, ये अभी जो मैंने बात की है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगी तो वो हैंग होगी जो ऑब्जेक्ट है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू W। T1 भी T, T2 भी T। अच्छा हम इधर T1 T2 W की जगह हम लिख देते हैं T, ये बेहतर है। तो T1 T, T2 भी T इज इक्वल टू W। अब T1 T2 T के बराबर आ गया तो इन दोनों को जमा करोगे T जमा T2 T इज इक्वल टू W। टू इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 न्यूटन। तो स्प्रिंग 1 पे भी 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, स्प्रिंग 2 पे भी 100 न्यूटन। तो हमारा रिजल्ट आ गया T1 100 T2 100। बस ये देख लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक W लिखा गया था, ये टेंशन के बराबर है। 4.9 न्यूमेरिकल। One girl of 30 kilogram mass hit 1.6 meter from the axis of सीसा। एक लड़की है उसका मैस है 30 किलोग्राम और वो 1.6 मीटर के फासले पे बैठी है। 4.9 न्यूमेरिकल। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस हिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सीसा। एक लड़की सीसा के पिवट से यानी सेंटर से 1.6 मीटर दूर बैठी है और उसका जो मैस है वो 30 किलोग्राम है। एंड अदर गर्ल ऑफ मैस 40 किलोग्राम वांट टू सिट ऑन द अदर साइड। एक 40 किलोग्राम की लड़की है वो सीसा के दूसरी तरफ बैठी है और वो उधर बैठना चाह रही है कि जहां पे सीसा में रिमेन इन इक्विलिब्रियम, के सीसा मतवाजन हो जाए। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस द अदर गर्ल में सिट। तो वो पिवट से सेंटर से सीसा के सेंटर से कितनी दूर बैठेगी कि वो सीसा मतवाजन हो जाए। तो डाटा जो हमें गिवन है, M1 30 किलोग्राम मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल, मैस ऑफ सेकंड गर्ल 40 किलोग्राम M2, और डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गर्ल फ्रॉम दी सेंटर, पहली लड़की का फासला सीसा के सेंटर से R1 1.6 मीटर। हमने R2 मालूम करना है। तो फॉर्मूला टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, ये हमने पहले भी न्यूमेरिकल देखा है 4.4। तो ये कैसे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो मूवमेंट्स के असूल के मुताबिक टॉर्क 1 और टॉर्क 2 बराबर आएंगे तो वो मतवाजन होगा ना सीसा। तो टॉर्क 1 F1 मल्टीप्लाई R1, टॉर्क 2 F2 मल्टीप्लाई R2। अब फोर्स और वेट बराबर होते हैं तो F1 की जगह आ गया W1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई R2। अब मेरे पास तो मैथ है तो W बराबर होता है mg के, तो इधर से पहले R2 निकाल लेते हैं ना, W1 मल्टीप्लाई R1, W2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड इज इक्वल टू R2। तो R2 बराबर आ गया W1 मल्टीप्लाई R1 ओवर W2। अब वेट बराबर होता है mg के, तो W1 की जगह आ गया M1g मल्टीप्लाई R1, W2 की जगह आ गया M2g। अब M1 था 30, G 10 और R1 1.6, M2 40, G 10। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर
तो 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आ गया 480 डिवाइडेड बाय 40 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। अब 480 को 400 पे करेंगे डिवाइड, तो जब हम 480 को 400 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.2 मीटर। तो जो दूसरी गर्ल है, अगर वो सेंटर ऑफ सीसा से 1.2 मीटर अवे दूर बैठेगी तो वो जो सीसा वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो R2 आ गया 1.2 मीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 4.10 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द टेंशन इन ईच स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। तो ये उसने फिगर दी है, वो कह रहा है टेंशन मालूम करें स्प्रिंग में, रस्सियों में। इफ द ब्लॉक वे इज 150 न्यूटन, अगर ब्लॉक का वजन 150 न्यूटन। ये डायग्राम है, बुक पे भी उसने हमें दी है और एंगल भी हमें डायग्राम में। तो वेट 150 न्यूटन और एंगल है 60। अब हमने एक न्यूमेरिकल किया था 4.7, उसमें भी हमने यही चीज की थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास है टेंशन 1 इस रस्सी की, और ये है टेंशन 2 जो हॉरिजॉन्टल लग रही है। अब हम इसके चेंज कर देंगे इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो ये इसका बन जाएगा, टेंशन 1 को चेंज करेंगे ना तो ये इसका बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो है ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल T1x, और ये एंगल है। तो अब ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, 1x और T2, और ये वर्टिकल इस वेट के बराबर आ जाएगा। तो उससे हमारे पास ये T1 और T2 ये दोनों टेंशन, क्योंकि ये दो रस्सियों से जुड़ा है ना, एक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक वर्टिकल विद एंगल 60 मूव कर रही है। तो हम इस वर्टिकल जो है टेंशन T1 उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम टेंशन निकालेंगे। तो गिवन डाटा, वेट 150 न्यूटन और थीटा एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमने मालूम क्या करना है, इन दोनों रस्सियों में टेंशन T1 और T2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, रिजॉल्विंग T1 इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, T1 को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, तोड़ देंगे, ब्रेक कर लेंगे। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T1x इज इक्वल टू, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमने देखा था Fx लेट्स सपोज है फोर्स का, तो वो F cos थीटा के बराबर होता है। तो T1x बराबर आ जाएगा T1 cos थीटा। अब T1x बराबर है T2 के, क्योंकि ये भी इधर को मूव कर रहा है ना, तो ये T2 भी उधर को है, तो दोनों पैरेलल हैं, तो लिहाजा हम T1 को T2 के बराबर कह देंगे। तो T2 बराबर आ गया T1 cos थीटा, कितना था 60, इसे कह दिया इक्वेशन 1। अब वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे इस T1 का, तो T1y T1 sin थीटा, अगर फोर्स का आपको याद हो तो वर्टिकल कंपोनेंट F इज इक्वल टू Fy इज इक्वल टू F sin थीटा होता है। तो T1y इज इक्वल टू T1 sin थीटा। अब T1y वेट के बराबर है, क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं एक ही लाइन में, ठीक है। तो T1y को वेट के बराबर हम कह देंगे। तो W इज इक्वल टू T1 sin थीटा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड टेंशन अपवर्ड, तो एंटी पैरेलल तकरीबन हो जाएंगे। तो W बराबर आ जाएगा T1y के। तो W इज इक्वल टू T1 sin थीटा। अब W था 150, T1 हमें नहीं पता, sin थीटा था 60। अब sin 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो 150 ओवर sin 60 इज इक्वल टू T1। अब हम निकालेंगे sin 60, तो जब हम लेंगे sin, तो अब हम लेंगे sin 60, तो वो आएगा 0.8660। तो 150 ओवर 0.8660, 150 डिवाइडेड बाय 0.8660, तो ये हमारे पास आ गया 173.2 न्यूटन। तो टेंशन 1 हमारे पास आ गई 173.2 न्यूटन, ये जो टेंशन है। अब टेंशन 2 निकालना है, तो इस वैल्यू के इधर पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ T1 इन इक्वेशन 1, तो मसावात एक में T1 की कीमत लगा देंगे। T2 इज इक्वल टू, T1 आया 173.2 मल्टीप्लाई cos 60। अब हम लेंगे cos 60, तो आएगा 0.5, तो 173.2 मल्टीप्लाई 0.5। तो जब 173.2 को 0.5 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई,
तो ये हमारे पास आएगा 86.6 न्यूटन, जो कि हमारी टेंशन 2 आ गई, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। T1 आ गया 173.2, T2 86.6 न्यूटन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।